नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकर। तो गुजरात की सरकार ने चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड की में जो बीजेपी की सरकार है वो भी यूसीसी लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन कर चुकी है। 1000 से ज्यादा प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। असम में भी बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा उसके मुख्यमंत्री हैं और वो भी कह चुके हैं कि बहुविवाह यानी मुसलमान जो 4-4 शादियां कर लेते हैं, इसको रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की जरूरत है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां के मंत्री ने भी कुछ समय पहले कहा था कि एक न एक दिन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। तो इसमें नया क्या है? ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह चुका है, ऐसा तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भी सदिच्छा जाहिर की थी कि एक दिन देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जब हिंदू कोड बिल पर बहस हो रही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, एक दिन देश यूसीसी के लिए तैयार हो जाएगा। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश यूसीसी के लिए तैयार है? 2018 में यही बीजेपी की सरकार सत्ता में थी और विधि आयोग लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूसीसी, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू करना ना तो फीजिबल है और ना ही डिजायरेबल है। फीजिबल यानी ना तो ये संभव है लागू करना और ना डिजायरेबल या ना ही ये वांछित है, यानी उनके हिसाब से भी देश तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद जो 21वां लॉ कमीशन जो भारत में लागू किया गया है, जिसका चेयरमैन अभी तक भारत सरकार गठित नहीं कर सकी है, लेकिन उसको भी ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो देखे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह किस रूप में लागू किया जा सकता है। पहले तो ड्राफ्ट आना बाकी है। अब आपको एक बात मैं बताता चलूं कि भारत में गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जब गोवा आजाद हुआ था, पुर्तगाल का शासन था उस पर, जब आजाद हुआ तो पुर्तगाल की सरकार ने भारत सरकार से एक अनुरोध किया कि साहब, पुर्तगाली मूल के बहुत लोग रहते हैं, तो वहां पर यूसीसी जिस रूप में जैसा लागू है वैसा लागू रहने दिया जाए। और भारत सरकार ने सहमति व्यक्त की थी। और यूसीसी है क्या? अब आप कहेंगे भाई, देश में 2 तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ देश भर में आईपीसी, सीआरपीसी के तहत गवर्न होता है और वो एक समान है, यानी बलात्कार है, हत्या है, चोरी डकैती है या फिर देशद्रोह है, उस पर एक जैसा प्रावधान है, एक जैसी धाराओं के तहत मामले दर्ज होते हैं और सजा का जो प्रावधान है वो पूरे देश भर में एक है। यानी ऐसा नहीं है कि हत्या के मामले में किसी राज्य विशेष में फांसी अनिवार्य है तो किसी राज्य विशेष में आजीवन कारावास से ज्यादा सजा नहीं है, वो मेरिट और उन चीजों पर निर्भर करता है। दूसरा सिविल लॉ है। सिविल लॉ में पर्सनल कानून आ जाते हैं, जो व्यक्तिगत जो जाति या धर्म विशेष की आस्थाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उन पर बहुत कुछ आधारित होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बिल्कुल है। हिंदू पर्सनल लॉ भी है, सिखों के लिए भी एक पर्सनल लॉ है, जैनियों के लिए भी है, पारसी समाज के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी अलग से कानून बनाए गए हैं। अलग से छूट दी गई है, बहुत सारी जगह छूट दी गई है और बहुत ज्यादा छूट दी गई है। कुछ जगह तो जैसे राजस्थान में एक आध जाति है, हिमाचल प्रदेश में भी एक आध जाति है, जहाँ जैसे 4 भाई हैं तो बड़ा भाई शादी करता है और एक ही पत्नी होती है और बाकी 3 भाई भी पत्नी को भोगते हैं। तो ये भी एक कानून है, एक मान्यता है, प्रथा है, जो भी है। लेकिन ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। सिखों को जो पर्सनल लॉ है अलग से छूट मिली हुई है, मुसलमानों को जो अलग से छूट मिली हुई है, जो जैनियों को, पारसियों को छूट मिली है, ये सारी छूट खत्म हो जाएगी। आदिवासियों को जो छूट मिली हुई है खत्म हो जाएगी अगर सही अर्थों में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होता है, समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो क्या ये लागू हो पाएगा? क्या इतने बड़े फैसले हो पाएंगे? यही दिक्कतों का, प्रैक्टिकल दिक्कतों का ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस देश में ना तो फीजिबल है यूसीसी लागू करना और ना ही डिजायरेबल है, यानी ना तो वांछित है और ना ही ये संभव। अब कुल मिलाकर 4 चीजें आती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। एक, शादी।
दूसरा तलाक, तीसरा उत्तराधिकारी संपत्ति का घोषित करना, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, गोद कैसे लिया जाएगा, चौथा इसके साथ विरासत, रख रखाव, मेंटेनेंस, ये तमाम चीजें इसके तहत आती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का दरअसल मकसद, बड़ा मकसद ये है कि यूसीसी का एक हौवा खड़ा करके मुसलमानों को प्रेशर में डाला जाए और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। तो दो ही चीजें थी, एक 3 तलाक मुसलमानों में होता था, ताबड़तोड़ 3 तलाक, उस पर रोक लगाई दी। अब एक मुसलमान 4 शादियां करते हैं, जिसको लेकर बहुत एक नैरेटिव ऐसा बन गया है पूरे देश भर में, इनको तो भाई 4 शादियों की छूट मिली हुई है, तो वो रोक लगा दी जाए। तो इसी से कुछ जानकार कह रहे हैं बीजेपी का यूसीसी का मकसद हल हो जाएगा, हिंदुत्व पर उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी साबित कर देंगे। और सन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, उससे पहले संघ का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरा हो जाएगा। क्या कहानी यहीं तक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग नहीं करते तो गुजरात की सरकार भी ये सब का यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करती। आखिर 2019 के लोकसभा चुनाव का जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, उसमें पहली बार साफ साफ लिखा गया था कि पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। तो ये कहानी है। दूसरा ये है कि आखिर राज्य, अलग अलग राज्य क्यों ये यूसीसी की बात कर रहे हैं? बीजेपी एज एन होल, केंद्र सरकार जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ हो ही जाता है, तो वो देश भर में एक समान एक कानून यूसीसी को लेकर क्यों नहीं आती ताकि देश भर में इसे लागू किया जा सके? एक है कि संविधान सभा में क्या इस पर सोचा नहीं गया था? संविधान के निर्माताओं ने क्या सोचा नहीं था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? जब हिंदू कोड बिल पर इस देश में बहस हुई थी, आप जानते हैं कि सबसे पहले 1835 में अंग्रेजों के शासनकाल था, अंग्रेजों की शासन था हिंदुस्तान पर, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सामने आई थी। लेकिन तब उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमानों के पर्सनल लॉ अलग अलग रखे जाएं, इनको छेड़छाड़ नहीं की जाए, बाकी जो क्रिमिनल लॉ है उनको एक किया जाए। फिर बाद में थोड़ा बवाल ज़्यादा मचा तो 1941 में अंग्रेजों की हुकूमत ने ही BN राउ कमेटी का गठन किया था, जिसने हिंदू कोड बिल को लेकर अपनी सिफारिशें की थी, जो 1951 में भारत की जब संविधान सभा के तहत ये मामला लाया गया तो उसी BN राउ कमेटी की रिपोर्ट को डॉक्टर अंबेडकर ने सामने रखा था। और तब ये था कि सदिच्छा है कि उन लोगों की, संविधान निर्माताओं की, देश में एक दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन इसे मूल अधिकारों में रखा जाए या नीति निर्देशक तत्वों में रखा जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाए, इसको लेकर लंबी चौड़ी बहस हुई। मूल अधिकार संवैधानिक तो दोनों है, लेकिन मूल अधिकारों को, मामले को लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है, कोर्ट में आप अपना मामला लेकर जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसा नहीं होता। तो सरदार पटेल की अगुवाई में एक उप समिति का गठन किया गया, जिसने ये फैसला दिया गया कि जो आर्टिकल 44 है, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत में एक दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ऐसी सदिच्छा है, इसको नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत रखा जाए और मूल अधिकारों के तहत नहीं रखा जाए। तो एक बड़ी बात उस समय ये हुई थी, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ना इससे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट भी खत्म हो जाए। हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड एक्ट के तहत अभी भी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कुछ छूट है, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स में छूट हो जाती है, कुछ इनकम टैक्स और दूसरे जो वेल्थ टैक्स है उस सब में चीज़ों में कुछ छूट मिल जाती है, वो सारी छूट बंद हो जाएगी। और जो रिलीजियस अल्पसंख्यक हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैनी हैं, इन लोगों को भी कैसे संतुष्ट किया जाएगा, इनकी नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। और हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग भी इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं होगा, जब अगर वास्तव में सच्चे अर्थों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू इस देश में किए जाने की बात कही गई। तो अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मामले को निपटाया गया और हिंदुत्व को ऊपर रखा गया,
उसको लेकर अलग बवाल, और शायद बीजेपी यही चाहती है कि इसको लेकर बवाल मचे, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को जो अलग से उनके लिए व्यवस्था की गई है, रियायतें दी गई है बहुत सारी चीज़ों में, उनकी जो मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, आस्था है, उन सबको टच नहीं किया है, उसको संविधान के दायरे में लाने में, कानून के दायरे में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसे आदिवासियों तक पहुंचाना और उनकी रस्मों पर रोक लगा देना, ये कैसे संभव हो पाएगा? इसको लेकर बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो बहुत सारी इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जिनको लेकर अभी तक चीजें साफ नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं, तो आमतौर पर जो समझदार लोग हैं उनका कहना है कि इतनी लंबी चौड़ी बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। आप एक बार ड्राफ्ट तो लेकर आइए, ड्राफ्ट लाया जाए, ड्राफ्ट सर्कुलेट किया जाए, पूरे देश की जनता के बीच में ड्राफ्ट सर्कुलेट किया जाए, पार्टियों के बीच में खुले दिल से डिबेट की जाए, और तब फिर देखा जाए कि इसका क्या नतीजा निकलता है और ड्राफ्ट से कितने लोग सहमत होते हैं, कितने असहमत होते हैं, या कितनी दिक्कतें, प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक साथ एक झटके से इस देश में लागू नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि लाइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया: शादी, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना और मेंटेनेंस, रख रखाव। ये 4-5 चीजें हैं। तो पहले चरण में शादी को लेकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए कि इस देश में सभी धर्मों, जातियों में जो शादियां होंगी वो ऐसा एक कानून होगा जिसके तहत होगी। दूसरे चरण में तलाक के मामले, संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद के मामलों को लिया जाए, जिसमें देश भर में एक जैसा कानून लागू करने की कोशिश की जाए। बहुत कुछ उसमें 3 तलाक को खत्म करने की दिशा में पहल भी की गई है। जैसे कुछ जगह तलाक को लेकर सेपरेशन का टाइम पारसियों में शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो 2 साल का है, हिंदुओं में 1 साल का है। तो ये सारी चीजें जो डिस्पैरिटी है ये दूर की जाए। तीसरे चरण में उत्तराधिकार, यानी परिवार के अंदर उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके मसले को तय किया जाए। और चौथे चरण में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा और मेंटेनेंस, रख रखाव का हिसाब किताब किस तरह से होगा। गोद लेना, गोद भी इसमें आता है, अडॉप्शन भी आता है, अडॉप्शन किस तरह होगा, इसको लेकर एक समान कानून बनाया जाए। तो प्रैक्टिकली तो ये चीज संभव हो सकती है कि आप 4 चरणों में इसको धीरे धीरे करके लागू कीजिए, लेकिन पहले पूरे देश भर की सहमति ले लीजिए और इसे हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। क्या ये संभव हो पाएगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।